नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट भोलाराम जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी भोलाराम जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भोलाराम है। उम्र यही कोई 40-42 की होगी। जिंदगी के 20 साल से ज्यादा इन सड़कों पर इस 12 चक्के की रानी के साथ ही गुजारे हैं। लोग कहते हैं ड्राइवरों की जिंदगी बड़ी मस्त होती है, आज यहां तो कल वहां। पर सच पूछो तो हमारी दुनिया इस छोटे से केबिन और घर पर इंतजार करती एक जोड़ी आंखों में ही सिमट कर रह जाती है। अपनी एक दुनिया है गांव में, जहां मेरी औरत शांति और 2 बच्चे हैं, और दूसरी दुनिया ये है डीजल की गंध और सड़क के सन्नाटे के बीच। ये बात आज से कोई 10-12 साल पुरानी होगी। उन दिनों मैं एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक नया हाईवे बन रहा था, बिल्कुल घने जंगलों और पहाड़ों को चीरकर। मेरा काम था रायपुर के पास की एक खदान से पत्थर और गिट्टी लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना। काम लंबा था, महीनों चलना था। कंपनी ने हम ड्राइवरों के रहने और खाने का इंतजाम साइट पर ही एक अस्थायी कैंप में कर रखा था। रहने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर खाने का पूछो मत। रोज वही पानी वाली दाल, अधपकी रोटियां और कभी कभार खिचड़ी खाते खाते जबान का स्वाद ही मर गया था। शरीर दिन रात की मेहनत से टूटता था और दिल अच्छा छटपटा खाना खाने को तरसता था। खासकर गोश्त का कोई बढ़िया सा सालन मिल जाए तो क्या कहने। पर इस घने जंगल में, जहां मीलों तक इंसान का नामो निशान नहीं था, वहां अच्छा खाना तो दूर, एक ढंग की चाय की दुकान भी नसीब नहीं थी। दिन ऐसे ही कट रहे थे। एक दिन कैंप में एक दूसरे ड्राइवर सुखराम ने बातों बातों में बताया, बोला, भोला भाई, यहां से कोई 20 किलोमीटर आगे जो पुरानी वाली कच्ची सड़क जंगल के अंदर जाती है ना, मैंने सुना है उस पर आगे जाकर कोई छोटा सा ढाबा है। मैंने हैरानी से पूछा, इस जंगल में ढाबा? कौन आता होगा वहां? अरे वही तो, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। कोई पुराना शिकारी होगा जो चलाता होगा, पर कहते हैं खाना बड़ा लजीज बनाता है। सुखराम ने मुंह में पानी भरते हुए कहा। उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई। रोज वही बेस्वाद खाना खाकर मैं तंग आ चुका था। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं उस ढाबे को ढूंढने जरूर जाऊंगा। शाम को काम खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने कैंप में घुस गए, मैं चुपके से अपनी रानी को स्टार्ट करके उस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क क्या थी, बस पत्थरों और धूल का एक रास्ता था जो सांप की तरह जंगल के अंधेरे में गुम हो रहा था। मेरी ट्रक की हेडलाइट जहां तक जाती, बस पेड़, झाड़ियां और एक अजीब सा सन्नाटा ही नजर आता। झींगुरों की आवाज भी उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। करीब आधे घंटे तक उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के बाद मुझे दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई, एक लालटेन। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं जैसे जैसे नजदीक पहुंचा, एक छोटी सी झोपड़ी का आकार उभरने लगा। वो एक ढाबा ही था, बांस और फूस की बनी एक झोपड़ी, जिसके बाहर एक पुराना काला पड़ चुका लकड़ी का तख्ता रखा था और एक चारपाई पड़ी थी। मैंने ट्रक को थोड़ा दूर रोका और उतरकर ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबे के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक भारी औरतों जैसी आवाज आई। जी, मैं ड्राइवर हूं, सुना था यहां खाना मिलता है, मैंने कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उम्र 70-80 से कम नहीं होगी। चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि जैसे किसी ने कागज को मोड़कर फिर खोल दिया हो। मोटी मोटी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके होंठ पान खाने से काले पड़ चुके थे। उसने मुझे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोली, आजा। मैं अंदर चला गया। अंदर एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसी की रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। एक तरफ कुछ पुराने बर्तन रखे थे। हवा में मसालों और भुने हुए गोश्त की एक ऐसी महक थी कि मेरी भूख और भड़क उठी। क्या मिलेगा अम्मा? मैंने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। रोटी और गोश्त का सालन है, खाना है तो खा, नहीं तो आगे बढ़, उसने बिना मेरी तरफ देखे रूखेपन से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल खाऊंगा, आप बस ले आओ, मैंने जल्दी से कहा। उसने एक पुरानी एल्यूमिनियम की थाली में 2 मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और एक कटोरे में गाढ़ा सुर्ख रंग का सालन लाकर मेरे सामने रख दिया। सालन का रंग और उससे उठती महक मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने पहला निवाला तोड़ा
और सालन में डुबोकर मुंह में रखा। रखते ही जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा लजीज गोश्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। गोश्त इतना मुलायम था कि मुंह में रखते ही घुल रहा था, और मसाला ऐसा कि हर निवाले में जन्नत का मजा आ रहा था। मैं तो सब कुछ भूलकर बस खाने में जुट गया। मैंने कब 4 रोटियां खा ली मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उंगलियां चाट चाट कर कटोरा साफ कर दिया। और लाऊं? उस बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास से ही पूछा। नहीं अम्मा, पेट भर गया, पर सच कहूं ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। कौन सा गोश्त है ये? किसी जंगली जानवर का है क्या? मैंने डकार लेते हुए पूछा। मेरी बात सुनकर वो अजीब तरह से मुस्कुराई। उसके काले होंठ फैले और पीले दांत दिखाई दिए। बोली, गोश्त गोश्त होता है बेटा, बस खाने वाले की भूख सच्ची होनी चाहिए। उसकी बात और मुस्कुराहट मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर खाने की खुशी में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने पैसे पूछे तो उसने इतने स्वादिष्ट खाने के बहुत मामूली पैसे लिए। मैंने खुशी खुशी पैसे दिए और बाहर निकल आया। ट्रक में बैठते हुए मैंने सोचा कि अब तो रोज रात का खाना यहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस बेस्वाद कैंप की खिचड़ी से तो बच जाऊंगा। मैं खुशी खुशी वापस कैंप की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस चीज को मैं खुशनसीबी समझ रहा था वो असल में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी की शुरुआत थी। उस लजीज गोश्त का स्वाद मुझे एक ऐसे जाल में खींच रहा था जहां से निकलना नामुमकिन था। उस रात उस ढाबे से लौटने के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। दिन भर मैं ट्रक चलाता, पत्थर और गिट्टी ढोता, पर मेरा मन उस ढाबे पर ही अटका रहता। सूरज ढलने का इंतजार मुझे ऐसा होता जैसे किसी बच्चे को मेले में जाने का। जैसे ही शाम होती मैं चुपके से अपनी रानी को उस कच्ची सुनसान सड़क पर मोड़ देता। रोज वही सफर, वही जंगल का सन्नाटा, पर अब मुझे डर नहीं लगता था। मुझे तो बस उस झोपड़ी से आती गोश्त की महक और उस थाली का इंतजार रहता था। रोज का यही नियम बन गया। मैं पहुंचता, बूढ़ी अम्मा बिना कुछ पूछे थाली में बाजरे की मोटी मोटी रोटियां और कटोरा भरकर वही सुर्ख लजीज सालन मेरे आगे रख देती, और मैं सारी दुनिया भूलकर उस पर टूट पड़ता। हर दिन गोश्त का जायका पहले से भी बेहतर लगता। ऐसा नशा था उस खाने में कि मैं उसका आदी होता जा रहा था। मैंने जिंदगी में बहुत ढाबों पर खाना खाया था, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा था। कैंप में वापस आकर मैं अपने आप में ही रहता। 1-2 बार मैंने सुखराम से जिक्र करने की कोशिश की। क्यों सुखराम, तूने तो बस सुना था, मैं तो रोज खाकर आता हूं। अरे क्या गोश्त बनाती है वो बुढ़िया, उंगलियां चाटता रह जाता हूं। मेरी बात सुनकर सुखराम के चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा डर तैर गया। वो थोड़ा पीछे हटकर बोला, रोज जाता है तू वहां? भोला भाई, हिम्मत है तेरी। मैंने तो बस सुना था, पर उधर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं वो औरत किसी से बात नहीं करती, और उस रास्ते पर जो एक बार रात को गया वो कभी लौटा नहीं। अरे क्या बकवास कर रहा है, मैं हंस पड़ा। मैं तो रोज जाता हूं, देख तेरे सामने खड़ा हूं। और वो बुढ़िया बात तो नहीं करती ज्यादा, पर खाना ऐसा खिलाती है कि आत्मा खुश हो जाती है। सुखराम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर वहां से चला गया। पर उसकी बातों ने मेरे दिल में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया था। जो लौटा नहीं उसका क्या मतलब था? मैं तो रोज लौटता हूं। शायद ड्राइवरों ने यूं ही कहानियां बना रखी होंगी, पर अब जब मैं ढाबे पर जाता तो मेरा ध्यान खाने के अलावा इधर उधर भी जाने लगा। मैंने गौर किया कि इतने दिनों में मैंने वहां अपने सिवा किसी दूसरे ग्राहक को नहीं देखा। दिन हो या रात, वो ढाबा हमेशा खाली रहता था, बस मैं और वो बूढ़ी अम्मा। मैं कभी कभी जानबूझकर देर से जाता, ये सोचकर कि शायद कोई और मुसाफिर मिल जाए, पर नहीं, वहां हमेशा मैं अकेला ही होता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मा और कोई नहीं आता क्या यहाँ खाने? इतनी बढ़िया जगह है, इतना लजीज खाना है। उसने मेरी तरफ वैसे ही घूर कर देखा जैसे पहली बार देखा था। बोली, जिसका नसीब होता है वो आ जाता है, तुझे मिला है तू खा, ज्यादा पंचायत मत कर। उसका जवाब सुनकर मैं चुप हो गया, पर मेरे दिमाग में सवाल घूमते रहते। ये अम्मा इस घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? राशन पानी सब्जी मसाले कहां से लाती है? और सबसे बड़ा सवाल, ये रोज रोज ताजा गोश्त कहां से आता है? आसपास कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई दुकान नहीं, फिर ये गोश्त आता कहां से है? एक शाम मैं ढाबे पर पहुंचा तो अम्मा झोपड़ी के पीछे कुछ कर रही थी। चूल्हे पर सालन की देगची छड़ी हुई थी और धीमी धीमी आंच पर पक रही थी। हवा में मसालों की महक के साथ एक और गंध थी, एक अजीब सी कच्ची मीठी मीठी सी गंध, जैसे ताजे कटे हुए मांस की होती है। मैं चारपाई पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा।
करीब 10 मिनट बाद वो हाथ धोती हुई बाहर आई। मैंने देखा कि उसकी साड़ी के पल्लू पर गहरे लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। अम्मा, आज बड़ी देर लगा दी, मैंने यूं ही कहा। जानवर को काटने में वक्त लगता है, उसने बिना किसी भाव के कहा और मेरे लिए थाली लगाने लगी। जानवर? कौन सा जानवर? यहां तो मैंने कभी कोई बकरी या मुर्गी नहीं देखी थी। मैंने एक बार झोपड़ी के पीछे नजर डालने की कोशिश की जहां वो काम कर रही थी। वहां कुछ बड़े बड़े पत्ते पड़े थे और उन पत्तों के नीचे से झांकती हुई कुछ हड्डियां नजर आ रही थी। वो हड्डियां मुर्गी या बकरे की हड्डियों से काफी बड़ी और मोटी लग रही थी। मेरा माथा ठनका। कहीं ये किसी जंगली जानवर का गोश्त तो नहीं खिलाती, नील गाय या जंगली सुअर? पर जो भी हो, था बड़ा स्वादिष्ट। मैंने फिर से अपनी सोच को झटक दिया और खाने पर ध्यान लगाया, पर अब हर निवाला मेरे गले में अटक सा रहा था। जायका वही था, पर मेरा मन अब उस जायके में कुछ और ढूंढ रहा था। एक शक, एक अनजाना सा डर। मैं जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उठने लगा। इतनी जल्दी क्या है? अम्मा ने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। उसकी आवाज में रूखेपन की जगह एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे और भी ज्यादा असहज कर गई। थोड़ा और खा ले, आज शिकार ताजा था। नहीं अम्मा, पेट भर गया, अब कल आऊंगा, कहकर मैं अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। मैं पैसे देकर जैसे ही मुड़ा और अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा, मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं लड़खड़ा गया। मेरे हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर उस लकड़ी के तख्ते के नीचे चला गया जिस पर बैठकर मैं खाना खाता था। अरे! मैं झुंझलाते हुए नीचे बैठा। तख्ते के नीचे काफी अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर चाबियां ढूंढने लगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही तख्ते के नीचे की जमीन पर पड़ी, चाबियों के गुच्छे के साथ साथ वहां पड़ी एक और चीज पर मेरी नजर गई और उस चीज को देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो एक बटन था, ट्रक ड्राइवरों की शर्ट में लगने वाला एक खास डिजाइन का पीतल का बटन। ऐसा ही बटन मेरी पुरानी कमीज में भी था, पर यह बटन यहां कैसे? ये मेरा तो नहीं था। बटन के साथ ही मिट्टी में सना हुआ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी फंसा हुआ था जिसका रंग और डिजाइन बिल्कुल ड्राइवरों वाली चेक की कमीज जैसा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुखराम की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। जो एक बार रात को गया वो कभी लौटा नहीं। मैंने कांपते हाथों से अपनी चाबियां उठाई और सीधा खड़ा हो गया। मेरी नजरें उस बूढ़ी औरत को ढूंढ रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी मुझे एकटक देख रही थी। चांदनी रात में उसकी मोटी मोटी आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए अंगारों की तरह लग रही थीं। उसके होंठों पर फिर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं बिना कुछ कहे तेजी से अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। उस रात ट्रक चलाते हुए मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। शीशे में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई बैठा है। वो गोश्त का जायका जो कल तक मेरे लिए जन्नत था, आज मेरे मुंह में जहर की तरह लग रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो बटन किसका था? वो कमीज का टुकड़ा किसका था? और वो गोश्त किसका था? उस रात मैं कैंप कैसे पहुंचा मुझे खुद नहीं पता। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और आंखें सड़क पर थीं, पर मेरे दिमाग में बस वो पीतल का बटन, कमीज का वो टुकड़ा और उस बूढ़ी औरत की भयानक मुस्कुराहट घूम रही थी। ट्रक रोककर जब मैं नीचे उतरा तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और चादर ओढ़ ली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी मैं आंखें बंद करता मुझे वो लजीज गोश्त का कटोरा नजर आता, पर अब उस जायके को याद करते ही मेरा पेट बुरी तरह मरोड़ने लगता और ऐसा लगता जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैंने क्या खाया था? वो किसका गोश्त था? वो हड्डियां, वो कमीज का टुकड़ा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन से मैंने उस ढाबे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। शाम होती तो मेरे कदम खुद ब खुद उस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ने को होते। एक अजीब सी तलब, एक नशा सा मुझे उस ओर खींचता, पर मैं खुद को जबरदस्ती रोकता। मैं कैंप का वही बेस्वाद खाना खाने लगा। दाल मेरे गले से नीचे नहीं उतरती थी, पर मैं उसे झर के घूंट की तरह पी जाता। मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैंने देखा कि सुखराम कैंप में कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद किसी दूसरे चक्कर पर गया होगा या छुट्टी लेकर गांव चला गया होगा, पर जब 2 दिन और गुजर गए और उसका कुछ पता नहीं चला तो कैंप में कानाफूसी शुरू हो गई। सुखराम का कुछ पता चला? 3 दिन हो गए, न उसका ट्रक है न वो खुद।
एक ड्राइवर ने चिंता जताते हुए कहा। आखिरी बार किसी ने उसे देखा था? दूसरे ने पूछा। तभी एक नौजवान लड़का जो हाल ही में काम पर लगा था बोला, मैंने देखा था। 3 दिन पहले शाम को वो अपनी गाड़ी उसी कच्ची सड़क की तरफ ले जा रहा था जो जंगल में जाती है। कह रहा था कि भोला भाई ने बताया है वहां कोई ढाबा है जहां बड़ा बढ़िया गोश्त मिलता है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा खून सर्द बढ़ गया। सुखराम, मेरी वजह से वो उस ढाबे पर गया था। मेरे दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी। सुखराम का मुझे उस जगह के बारे में चेतावनी देना, मेरा उसे उस लजीज खाने के बारे में बताना और फिर उसका गायब हो जाना। नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैं अपनी वजह से किसी को मरने नहीं दे सकता। मुझे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन दोपहर में जब सब लोग अपने अपने काम पर थे, मैंने अपने ट्रक से लोहे की एक मोटी रॉड उठाई और उसे सीट के नीचे छिपा लिया। मैंने कैंप में बहाना बनाया कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई है, उसे देखने जा रहा हूं। मैं अपनी रानी को लेकर उसी कच्ची सड़क की तरफ चल पड़ा। इस बार मेरा इरादा खाना खाने का नहीं, बल्कि उस ढाबे की तलाशी लेने का था। मैंने ट्रक को ढाबे से काफी पहले ही पेड़ों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई आवाज न हो। हाथ में लोहे की रॉड कसकर पकड़े हुए मैं दबे पांव झाड़ियों में छिपता छिपाता उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दोपहर के सन्नाटे में वो जगह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। ढाबा बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने हिम्मत करके झोपड़ी के दरवाजे से अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बर्तन जहां के तहां रखे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर आज मुझे किसी भी कीमत पर सच जानना था। मैं झोपड़ी के पीछे की तरफ गया, जहां मैंने उस दिन वो हड्डियां देखी थी, और जो मंजर मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। वहां पेड़ों और एक बड़ी सी तिरपाल के नीचे सुखराम का ट्रक खड़ा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था और ट्रक के पास ही जमीन पर सुखराम की लाश पड़ी थी। नहीं, वो लाश नहीं थी, लाश का बचा खुचा हिस्सा था। उसका शरीर बुरी तरह से काटा गया था और उसके कुछ हिस्से गायब थे। जमीन ताजे खून से लाल थी और उस लाश के पास वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा खून से सना हुआ छप्पर मीट काटने का छुरा था। वो जमीन पर पड़े सुखराम के एक पैर को काटने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही वो रुक गई, पर उसके चेहरे पर कोई डर, कोई हैरानी नहीं थी। वो धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई और अपने काले होंठों को फैलाकर मुस्कुराई। वही भयानक मुस्कुराहट। आ गया बेटा, उसकी भारी आवाज उस सन्नाटे में गूंजी। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, तेरी तलब तुझे यहां खींच ही लाई। चल, अच्छा हुआ तू आ गया। आज का गोश्त एकदम ताजा है, तेरे ही दोस्त का है। ये कहकर वो छप्पर उठाए मेरी तरफ लपकी। एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मौत मेरे सामने खड़ी थी, पर फिर न जाने कहां से मेरे अंदर एक जानवर जागा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड को पूरी ताकत से हवा में घुमाया और उसके सिर पर दे मारा। रॉड उसके सिर से टकराई। वो एक भयानक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं एक पल भी नहीं रुका। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गई, और मुझे जानना भी नहीं था। मैं पीछे मुड़ा और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। मैं झाड़ियों और पत्थरों से टकराता, गिरता पड़ता बस भागता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे ही भाग रही है। मैं हांफता हुआ अपने ट्रक तक पहुंचा, कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। चाबी घुमाते ही रानी एक झटके में स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सीलरेटर पर ऐसा पैर रखा कि ट्रक धूल का गुबार उड़ाता हुआ वहां से हवा हो गया। मैं पागलों की तरह ट्रक चलाता हुआ कैंप की तरफ भागा। मेरे आंसू बहे जा रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरे मुंह से बस चीखें निकल रही थी। सुखराम का वो कटा हुआ शरीर और उस औरत की मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। मैं तूफान की तरह कैंप के अंदर घुसा और सीधा मैनेजर के ऑफिस के सामने जाकर ट्रक को रोका। मैं नीचे कूदा और बदहवास हालत में ऑफिस के अंदर भागा। मैनेजर और वहां बैठे 2 और लोग मुझे देखकर खड़े हो गए। मैं मिट्टी और खून में सना हुआ एक भूत की तरह लग रहा था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस एक टूटी फूटी आवाज में चीख निकल रही थी, पुलिस, पुलिस को बुलाओ। वो औरत, वो ढाबे वाली बुढ़िया, वो ड्राइवरों को काटती है, वो हम सबको इंसानी गोश्त खिला रही थी। मेरी बात सुनकर मैनेजर के ऑफिस में बैठे सब लोग सन्न रह गए। मैनेजर, जो एक अधेड़ उम्र का सख्त मिजाज आदमी था, अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। पहले तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैं शायद सदमे में हूं
या कोई नशा कर बैठा हूं? क्या बक रहा है भोलाराम, होश में तो है तू? मैनेजर ने मेरे कंधे को झिंझोड़ते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूं साहब। सुखराम, वो बुढ़िया ने उसे काट डाला। उसका ट्रक वहीं खड़ा है और वो गोश्त, भगवान के लिए मेरा यकीन करो। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी हालत, मेरे कपड़ों पर लगे खून और मिट्टी के धब्बे और मेरी आंखों में बसी दहशत को देखकर उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा कि मामला बहुत संगीन है। मैनेजर ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को इत्तला दी। करीब 1 घंटे के अंदर पुलिस की एक जीप धूल उड़ाती हुई कैंप में दाखिल हुई। उसमें से एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार उतरे। इंस्पेक्टर का नाम था, जहां तक मुझे याद है, सिंह साहब। वो एक लंबा रौबदार आदमी था जिसकी नजरें किसी बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखा और फिर मैनेजर से पूछा, क्या हुआ है? मैनेजर ने उन्हें संक्षेप में पूरी बात बताई। सिंह साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, इसकी हालत ठीक नहीं है, पहले इसे थोड़ा पानी पिलाओ और शांत करो। मुझे पानी पिलाया गया पर मेरा कांपना बंद नहीं हुआ। फिर सिंह साहब ने मुझसे सवाल जवाब शुरू किए। मैं एक टूटी फूटी घबराई हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बताता गया। कैसे मैं पहली बार उस ढाबे पर पहुंचा, कैसे मैं रोज वहां जाकर वो गोश्त खाता था, कैसे मुझे शक हुआ और आज दोपहर मैंने वहां क्या देखा। जब मैंने सुखराम की लाश और उस बुढ़िया के हमले का जिक्र किया तो वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सिंह साहब ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हमें उस जगह पर चलना होगा, तुम हमें रास्ता दिखाओगे। मैं उस जहन्नुम में दोबारा जाने के ख्याल से ही कांप गया। नहीं साहब, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। मैं गिड़गिड़ाने लगा। देख, डर मत, सिंह साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सब तेरे साथ हैं, तू बस जीप में बैठे बैठे रास्ता बता देना, तेरे बिना हमें वो जगह नहीं मिलेगी। उनकी बात में एक भरोसा था। मैं ना चाहते हुए भी राजी हो गया। पुलिस की जीप आगे थी और उसके पीछे मैनेजर और कैंप के 2-4 और लोग अपनी गाड़ी में। मैं पुलिस की जीप में 2 हवलदारों के बीच में सिकुड़ा हुआ बैठा था। जैसे ही हमारी गाड़ियां उस कच्ची सड़क पर मुड़ी, मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। वही जंगल, वही सन्नाटा, पर आज दिन के उजाले में भी वो रास्ता मुझे पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मैंने पेड़ों की आड़ में खड़ी अपनी रानी की तरफ इशारा किया और फिर उस जगह की तरफ जहां वो ढाबा था। पुलिस ने अपनी जीप ढाबे से कुछ दूर रोकी और सब लोग पैदल ही आगे बढ़े। मैं डर के मारे जीप से नहीं उतरा। मैं बस खिड़की से उस झोपड़ी को देख रहा था जो अब किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रही थी। सिंह साहब और उनकी टीम हाथ में बंदूकें ताने सतर्कता से झोपड़ी की तरफ बढ़े। उन्होंने पहले झोपड़ी के अंदर तलाशी ली, फिर वो पीछे की तरफ गए जहां मैंने सुखराम की लाश देखी थी। मैं जीप में बैठा सांस रोके इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों बाद सिंह साहब झोपड़ी के पीछे से बाहर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और घृणा के मिले जुले भाव थे। उन्होंने एक हवलदार को इशारा किया। वो हवलदार दौड़ता हुआ जीप के पास आया और बोला, साहब बुला रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बुदबुदाया। अरे चल तो सही, कुछ नहीं होगा। हवलदार ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचते हुए बाहर निकाला। कांपते पैरों से मैं उसके साथ झोपड़ी के पीछे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर मुझे फिर से उल्टी का एहसास हुआ। सुखराम की लाश वहीं पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में। जमीन पर खून जम चुका था और मक्खियां भिन भिना रही थीं। उसका ट्रक भी वहीं खड़ा था। वो औरत कहाँ है? सिंह साहब ने मुझसे पूछा। वो यहीं थी, मैंने उसे रॉड से मारा था, वो यहीं गिर गई थी। मैंने जमीन पर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस ने उस जगह की जांच की। जमीन पर खून के कुछ छींटे थे और पास की झाड़ियों में घिसटने के निशान थे, जैसे कोई जख्मी हालत में वहां से भागा हो। पर वो बुढ़िया वहां नहीं थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस ने पूरी झोपड़ी की तलाशी लेनी शुरू की और जो कुछ वहां मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। झोपड़ी के एक कोने में बोरियों के नीचे इंसानी हड्डियों का एक ढेर मिला। कुछ हड्डियां पुरानी थीं, पीली पड़ चुकी थीं और कुछ पर अभी भी मांस चिपका हुआ था। एक बड़े से संदूक के अंदर कई ड्राइवरों के पुराने मैले कपड़े, उनके बटुए, लाइसेंस और पहचान पत्र मिले। वो सब उन बदनसीबों के थे जो कभी इस रास्ते से गुजरे थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। चूल्हे के पास रखी देगची में अब भी थोड़ा सा सालन बचा हुआ था जो अब ठंडा होकर जम चुका था। एक हवलदार ने उसे एक डंडे से हिलाया तो अंदर से एक इंसानी उंगली ऊपर तैर आई जिस पर एक अंगूठी थी।
ये सब देखकर मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह रोने लगा। मैं हफ्तों से क्या खा रहा था, ये ख्याल ही मुझे अंदर तक चीर रहा था। मैंने अपने ही जैसे ड्राइवरों का, अपने ही भाइयों का मांस खाया था। ये घिन, ये अपराध बोध मुझे जिंदा खाए जा रहा था। पुलिस ने सुखराम की लाश को और वहां मिले सारे सबूतों को इकट्ठा किया। उन्होंने आसपास के जंगल में उस बुढ़िया को बहुत ढूंढा, पर वो ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि वो कोई डायन थी, कोई पिशाचिनी थी। कुछ कह रहे थे कि शायद वो जख्मी होकर जंगल में कहीं मर गई होगी, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। शाम तक पुलिस अपनी कार्रवाई करके चली गई। सुखराम की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मुझे और बाकी गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ ही दिनों में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। कोई भी ड्राइवर अब उस सड़क पर काम करने को तैयार नहीं था। मैं भी अपना ट्रक लेकर वापस अपने गांव लौट आया, पर मैं वो भोलाराम नहीं था जो गांव से गया था। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था। वो घटना मेरी आत्मा पर एक ऐसा दाग छोड़ गई थी जो कभी नहीं मिट सकता था। गांव वापस लौटकर मैं अपने घर तो पहुंच गया, पर उस घर की दहलीज पर मैंने जैसे अपनी आत्मा को बाहर ही छोड़ दिया था। अंदर जो गया वो भोलाराम का शरीर था, एक खोखला ढांचा जिसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, बस एक अंतहीन अंधेरा और दहशत थी। शांति मुझे दरवाजे पर देखकर दौड़ी आई। उसके चेहरे पर महीनों बाद मुझे देखने की खुशी थी, पर मेरे चेहरे की हालत और मेरी सूनी आंखों को देखकर उसकी मुस्कुराहट चिंता में बदल गई। क्या हुआ जी, आपकी ये हालत कैसे, इतने कमजोर कैसे हो गए? उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। बच्चे दौड़कर मुझसे लिपटे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई पत्थर हूं जिसमें कोई एहसास बाकी नहीं है। मैं चुपचाप अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गया। उस दिन के बाद मेरे घर का माहौल बदल गया। मैं घंटों तक एक ही जगह पर, एक ही कोने में चुपचाप बैठा रहता। किसी से बात नहीं करता, किसी की बात का जवाब नहीं देता, बस शून्य में ताकता रहता। शांति मेरे लिए खाना लाती, पर खाने की थाली देखकर ही मेरा जी मिचलाने लगता। सब्जी रोटी में भी मुझे उसी सालन की गंध आती। मैं थाली को एक तरफ धकेल देता। खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या हुआ है, मुझे बताइए तो सही। शांति मेरे पास बैठकर रोती, गिड़गिड़ाती। मैं उसे क्या बताता, कैसे बताता कि जिन हाथों से वो मुझे निवाला खिलाना चाह रही है, उन्हीं हाथों से मैंने इंसानी मांस खाया है। ये सोच ही मुझे अंदर तक कंपा देती थी। रातें सबसे ज्यादा भयानक होती थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगते। वो सुनसान ढाबा, वो बुढ़िया की भयानक मुस्कुराहट, सुखराम का कटा हुआ शरीर और वो गोश्त का कटोरा। मुझे सपने में वो बुढ़िया दिखती जो अपने खून सने हाथों से मुझे वहीं सालन खाने के लिए बुला रही होती। मैं चीखें मारकर नींद से जाग जाता। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता और मैं पागलों की तरह हाँफने लगता। मेरी ये हालत देखकर शांति और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे लगा कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई भूत प्रेत का साया है। वो मुझे गांव के कई ओझाओं और बाबाओं के पास ले गई। वो लोग मुझ पर झाड़ फूंक करते, ताबीज पहनाते, पर कोई फायदा नहीं होता। मेरा मर्ज किसी ताबीज से ठीक होने वाला नहीं था। मर्ज मेरी आत्मा में था, मेरी यादों में था। एक रात जब मैं ऐसे ही एक भयानक सपने से चीख कर उठा, तो शांति से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मेरे पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बस अब और नहीं, मैं आपको इस तरह तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकती। आपको मेरी कसम, आपको बताना ही होगा कि आपके साथ वहां क्या हुआ था। उसकी सिसकियां और उसके आंसू देखकर मेरा पत्थर दिल भी पिघल गया। मुझे लगा कि अगर मैंने ये बोझ किसी से नहीं बांटा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस रात मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे उस ढाबे के बारे में बताया, उस बुढ़िया के बारे में, उस लजीज गोश्त के बारे में, और फिर उस गोश्त की असलियत के बारे में। मैं बोलता जा रहा था और रोता जा रहा था। हर शब्द मेरे गले में कांटों की तरह चुभ रहा था। जब मैंने उसे सुखराम की मौत और उस दिन झोपड़ी के पीछे देखे मंजर के बारे में बताया, तो शांति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में डर और घृणा का ऐसा समंदर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरी बात सुनकर वो कुछ देर तक सुन्न बैठी रही। कमरे में बस मेरी सिसकियों की आवाज थी। फिर वो धीरे से उठी, मेरे पास आई और उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो कुछ बोली नहीं, बस मेरे सिर को सहलाती रही। उसके उस स्पर्श में नफरत या घिन नहीं थी, बस मेरे लिए हमदर्दी और प्यार था। शायद वो समझ गई थी कि मैं मुजरिम नहीं, खुद एक शिकार था।
उस रात मैं कई महीनों बाद उसकी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो पाया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का था, पर अपराध बोध अब भी वैसा ही था। शांति मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने चाय पी और फिर उससे कहा, शांति, आज के बाद इस घर में कभी गोश्त नहीं बनेगा। मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी में कभी मांस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये मेरी कसम थी। उस जायके के जहर से खुद को बचाने का मेरा आखिरी प्रयास। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मैं अब उस 12 चक्के की रानी के केबिन में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हर सड़क मुझे उसी जंगल की तरफ जाती हुई लगती थी। हर ढाबा मुझे उसी झोपड़ी की याद दिलाता था। मैंने गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी, पर वो यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे अपने मुंह में उसी गोश्त का जायका महसूस होता है और मैं घबरा कर उठ बैठता हूं। वो घटना एक ऐसा जख्म दे गई थी जो शायद मेरी मौत के साथ ही भरेगा। उस भयानक घटना को गुजरे हुए अब करीब 7-8 साल हो चुके थे। वक्त का मरहम धीरे धीरे मेरे जख्मों पर परत चढ़ा रहा था। मैंने अपनी परचून की दुकान में खुद को पूरी तरह डुबो लिया था। सुबह दुकान खोलना, दिन भर ग्राहकों से हिसाब किताब करना और शाम को घर लौट आना, यही मेरी जिंदगी बन गई थी। बच्चों की हंसी और शांति के साथ ने मेरे टूटे हुए मन को काफी हद तक जोड़ दिया था। अब मुझे रात में वो भयानक सपने नहीं आते थे। मैं अब चीख कर नहीं उठता था। हाँ, एक खालीपन था, एक डर था जो मेरे अंदर कहीं गहरे में बस गया था। मैं अब भी रातों को जागता था, पर अब वजह दहशत नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी होती थी। मैंने मांस को छुआ तक नहीं था। किसी शादी ब्याह में भी अगर बनता तो मैं उस जगह से दूर हट जाता। उस जायके की याद अब धुंधली पड़ चुकी थी, पर उस जायके से जुड़ी घिन आज भी ताजा थी। मैं मानने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो गया है। शायद मैं उस अतीत को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया हूं, पर मैं कितना गलत था। वो एक आम सी दोपहर थी। दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं बैठा बैठा मक्खियां मार रहा था कि दुकान के सामने एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। हमारे गांव में ऐसी गाड़ी का आना एक बड़ी बात थी। गाड़ी से एक आदमी उतरा। उम्र यही कोई 30-35 की होगी। साफ सुथरे महंगे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी असहज कर दे। वो सीधा मेरी दुकान पर आया और मुस्कुराकर बोला, एक पानी की बोतल मिलेगी? हाँ, बैठिए साहब, मैंने कहा और उसे एक स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसे पानी की बोतल दी। उसने पानी पीते पीते दुकान का जायजा लिया और फिर मुझसे पूछा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी साहब, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, मैंने जवाब दिया। अच्छा, उसने कहा, मैं दरअसल एक कंपनी की तरफ से सर्वे करने आया हूं। सरकार इस इलाके में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रही है। मैं बस ये देख रहा हूं कि यहाँ के पुराने रास्ते, पुराने ठिकाने अब किस हाल में हैं। पुराने रास्ते का जिक्र सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट उठी जिसे मैंने जाहिर नहीं होने दिया। साहब, अब तो सब नया हाईवे ही इस्तेमाल करता है। पुराने रास्तों पर अब कौन जाता है? मैंने बात को टालने की कोशिश की। नहीं, जाना पड़ता है, वो मुस्कुराया। कभी कभी पुरानी जगहों पर ही काम की चीजें मिलती हैं। मैंने सुना है यहां से कुछ दूर जंगल के रास्ते पर कोई पुराना ढाबा हुआ करता था, बहुत साल पहले। आपने सुना है उसके बारे में? उसका सवाल किसी हथौड़े की तरह मेरे सिर पर लगा। मेरा हलक सूख गया। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ज्यादा कहीं आता जाता नहीं। मेरी घबराहट शायद उसने भांप ली थी। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अरे कोई बात नहीं, शायद किसी और को पता हो। वैसे आप करते क्या थे पहले? हमेशा से यही दुकान चलाते हैं? नहीं, पहले मैं ट्रक चलाता था। ये शब्द मेरे मुंह से जैसे तैसे निकले। अच्छा, ट्रक ड्राइवर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तब तो आप जरूर जानते होंगे। ड्राइवरों को तो हर अड्डे, हर ढाबे का पता होता है। मैं चुप रहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे वो कोई जाल बिछा रहा है और मैं उसमें फंसता जा रहा हूं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठा। चलिए, अब मुझे चलना चाहिए। आपसे बात करके अच्छा लगा। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और पानी की बोतल के पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मैं बस चाहता था कि वो जल्दी से वहां से चला जाए, पर जाने से पहले वो रुका, अपनी गाड़ी की तरफ गया और उसमें से एक छोटा सा स्टील का डिब्बा निकाल कर लाया। ये रखिए,
उसने वो डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है साहब? मैंने झिझकते हुए पूछा। कुछ खास नहीं है, घर का बना है। मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं सफर पर निकलता हूँ तो वो हमेशा मेरे लिए रख देती हैं। आप छक कर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। मैंने न चाहते हुए भी वो डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। डिब्बा थोड़ा गर्म था, जैसे अभी अभी बनाकर रखा गया हो, और जैसे ही वो डिब्बा मेरे हाथ में आया, एक जानी पहचानी भूली बिसरी महक मेरी नाक से टकराई। वही महक, मसालों और भुने हुए गोश्त की वही लजीज नशीली महक। मेरा पूरा शरीर कांप गया। मेरे हाथ से डिब्बा छूटते छूटते बचा। मैंने अपनी कांपती हुई नजरें उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, और इस बार रोशनी में मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वही भारी भारी आंखें, वही मोटे होंठ जो मुस्कुराते हुए एक अजीब आकार ले लेते थे। उसका चेहरा हूबहू उस बूढ़ी औरत से मिलता था। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। वो आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था, पर अब उसकी मुस्कुराहट में कोई शराफत नहीं थी। उसमें एक जीत थी, एक धमकी थी। वो जानता था कि मैं समझ गया हूं। जरूर छंकिएगा भोलाराम जी, उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, जबकि मैंने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। हमारी चीजें लोगों को हमेशा याद रहती हैं। हम भी अपने ग्राहकों को कभी नहीं भूलते। ये कहकर वो पलटा, अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करके वहां से चला गया। मैं अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रहा। मेरे हाथ में वो स्टील का डिब्बा था जिससे उठती महक मेरे दिमाग पर किसी जहर की तरह चढ़ रही थी। मैं उस ढाबे से भाग आया था, मैं उस जंगल से भाग आया था, पर मैं उनसे नहीं भाग पाया था। वो एक औरत नहीं थी, वो एक पूरा परिवार था, और वो जानते थे कि मैं कहाँ हूं। वो मुझे भूले नहीं थे। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो लौट आया था। वो आदमी जा चुका था, पर अपनी मौजूदगी का जहर मेरे हाथों में थमा गया था। मैं दुकान में मूर्ति की तरह खड़ा रहा, उस स्टील के डिब्बे को घूरता रहा। उससे उठती महक मेरे नथुनों से होकर मेरे दिमाग पर कब्जा कर रही थी। सालों से दबा हुआ हर डर, हर वो भयानक मंजर एक झटके में सतह पर आ गया था। मैं उस ढाबे से नहीं भागा था, मैं बस कुछ साल की मोहलत पर था, और अब वो मोहलत खत्म हो चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लड़खड़ाते कदमों से दुकान का दरवाजा अंदर से बंद किया और उस डिब्बे को काउंटर पर रखा। एक पल को मन में आया कि इसे उठाकर दूर किसी नाले में फेंक आऊं, पर मैं जानता था डिब्बा फेंकने से वो महक, वो धमकी और वो आदमी मेरी जिंदगी से नहीं जाएंगे। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। वो जानते थे कि मैं कहाँ हूं, मेरा परिवार कहाँ है। हिम्मत करके मैंने कांपते हाथों से उस डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर वही सुर्ख गाढ़े तेल वाला सालन था, और उसमें गोश्त के वही छोटे छोटे मुलायम टुकड़े तैर रहे थे। ये वही चीज थी जिसने मुझे हफ्तों तक अपनी गिरफ्त में रखा था। ये वही चीज थी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने ढक्कन बंद किया और वहीं काउंटर पर सिर रखकर बैठ गया। मेरे पास अब रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे, बस एक ठंडा गहरा डर था जो मेरे खून में दौड़ रहा था। उस रात मैं घर गया, पर मैं वहां नहीं था। मेरा शरीर घर में था, पर मेरी आत्मा उसी दुकान में उस डिब्बे के पास बैठी थी। मैंने शांति या बच्चों से कोई बात नहीं की। खाना गले से नीचे नहीं उतरा। मैं बस जागता रहा, सोचता रहा, अब क्या होगा? क्या वो आदमी फिर आएगा? क्या वो मेरे बच्चों को, मेरी शांति को? नहीं, मैं उस ख्याल को सोच भी नहीं सकता था। पुलिस के पास जाने का कोई मतलब नहीं था। मैं उन्हें क्या कहता कि एक आदमी मुझे घर का बना खाना देकर गया है। वो मुझे पागल खाने भेज देते। मैं अकेला था और मेरे सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। 2 दिन तक मैं दुकान नहीं गया। मैं घर के अंदर ही कैद रहा। हर आहट पर चौंक जाता, हर अजनबी को शक की निगाह से देखता। शांति मेरी हालत देखकर परेशान थी, पर वो जानती थी कि इसका ताल्लुक उसी पुराने जख्म से है। तीसरे दिन मैंने एक फैसला किया। शिकार बनकर जिया नहीं जा सकता। अगर वो शिकारी थे तो मुझे भी शिकारी बनना होगा, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी के लिए। मैं अब और भाग नहीं सकता था। मुझे इस कहानी को खत्म करना था, हमेशा के लिए। मैं उठा और घर के पीछे बने उस पुराने गैराज में गया, जहां मेरी रानी पिछले 7-8 सालों से खामोश खड़ी थी। उस पर धूल की मोटी परत जम गई थी। उसके टायर बैठ चुके थे। वो भी मेरी तरह ही एक जिंदा लाश लग रही थी, पर आज मुझे उसकी जरूरत थी। वो सिर्फ एक ट्रक नहीं थी, वो मेरे अतीत का हिस्सा थी, मेरी ताकत थी, और अब मेरा हथियार बनने वाली थी। मैंने पूरा दिन लगाकर उसे ठीक किया। उसके इंजन में तेल डाला, टायरों में हवा भरी, बैटरी चार्ज की।
शाम होते होते सालों बाद रानी का इंजन एक बार फिर गरजा। उसकी वो घर घराती आवाज सुनकर न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत लौट आई। रात को जब शांति और बच्चे सो गए, मैं चुपके से घर से निकला। मैंने दुकान जाकर वो स्टील का डिब्बा उठाया और उसे ट्रक के केबिन में रख लिया। फिर मैं अपनी रानी को लेकर गांव से बाहर निकल गया। मैं उसी हाईवे पर पहुंचा जहां से वो कच्ची सड़क जंगल की तरफ जाती थी। मैं जानता था वो जरूर वापस आएगा, ये देखने के लिए कि उसके भेजे हुए तोहफे का मुंह पर क्या असर हुआ। वो अपनी जीत का मजा लेने जरूर आएगा। मैंने ट्रक को हाईवे के किनारे एक अंधेरी जगह पर खड़ा कर दिया और लाइटें बंद कर दी और मैं इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। पर आज मेरे मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सा ठहराव था। और फिर रात के करीब 2 बजे मुझे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। वही चमचमाती हुई गाड़ी। वो धीरे धीरे हाईवे पर चल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो मेरे गांव की तरफ ही जा रही थी। मैं समझ गया, वो मेरे घर जा रहा था। यही वो पल था। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने इष्टदेव को नहीं, बल्कि अपने अंदर सोए हुए उस जानवर को याद किया जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने रानी का इंजन स्टार्ट किया। मैंने ट्रक को हाईवे पर चढ़ाया और उसकी सारी लाइटें बंद रखी। मैं अंधेरे में एक दैत्य की तरह उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मैंने अपनी सारी हेडलाइटें एक साथ जला दी। उसने शीशे में मुझे देखा होगा। एक पल के लिए उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई होगी। शायद वो हैरान हुआ होगा कि उसका शिकार खुद शिकारी बनकर उसके पीछे आ गया है। पर मैंने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। मैंने एक्सीलरेटर को जमीन से चिपका दिया। 12 चक्कों का वो दानव अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा और मैंने सीधा उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। एक ऐसी भयानक आवाज हुई जैसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। वो हल्की सी गाड़ी किसी कागज के डिब्बे की तरह हवा में उछली और कई पलटियां खाती हुई सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। एक पल की खामोशी के बाद गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ और वो आग के एक गोले में बदल गई। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे पैर कांप नहीं रहे थे। मैं उस जलती हुई गाड़ी को देखता रहा। उस आग में मेरा अतीत, मेरा डर, वो जहरीला जायका और वो पूरा खानदान जलकर राख हो रहा था। मैं जानता था कि मैंने क्या किया है। मैं एक कातिल बन चुका था, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था। मैंने जो भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। मैं वापस अपने ट्रक में बैठा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। केबिन में अब भी उस स्टील के डिब्बे से गोश्त की हल्की हल्की महक आ रही थी। मैंने ट्रक को घर के बाहर खड़ा किया। अंदर जाकर देखा, शांति और बच्चे चैन से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उनका बाप और पति उनके लिए क्या करके आया है। मैं जानता हूं कि कानून की नजर में मैं एक मुजरिम हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए और अपनों को जिंदा रखने के लिए कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं, और उन कर्जों की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने वो कीमत चुका दी थी। अब मैं आजाद था, पर शायद हमेशा के लिए दागदार भी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।